फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि इस चैनल पे आपको डेली केवीएस के टीएचटी पीएचडी की रिकॉर्डिंग क्लास अपलोड हो रही है और इसी सीक्वेंस को आगे तक बढ़ाकर हम आपका पूरा केवीएस का सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, चाहे वो टीएचटी का हो चाहे पीएचडी का हो। दोनों का ही प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप आराम से चेक कर सकते हैं, जिसमें आपकी डेली क्लासेस अपलोड हो रही हैं। तो आज का हमारा फ्रेंड्स जो टॉपिक है वो है दी लेबैनम टॉप बाय टेड ह्यूग्स। इसके ये जो चैप्टर है फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो पोएम है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, प्लस इसका जो राइटर है ये टेड ह्यूग्स जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। तो चलिए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ही क्लियरली मैं आपको समझाऊंगी। ये आपके हॉर्नबिल बुक से है, क्लास 11th का चैप्टर है, आप लोगों को तो पता ही होगा, आपके सिलेबस में मेंशन है। तो ये जो है लेबैनम टॉप मीन्स एक, ये जो लेबैनम है एक प्रकार का ट्री है, बहुत ही सुंदर ट्री है। चलिए मैं आपको पहले उसको दिखा देती हूँ कि ट्री जो है वो कैसा दिखता है। तो देखिए ये वाला ट्री है जी, देख रहे हैं कितना कितना ब्यूटीफुल है ये ट्री, बिल्कुल येलोइश दिख रहा है। इस टाइम तो बसंत का सीज़न है तो इस टाइम ये दिख रहा है, बट इसमें जो स्टोरी आपके जो पोएम में मेंशन है वो बसंत का सीज़न नहीं, वो ऑटम का सीज़न चल रहा है, तो उस तरह का वो मेंशन है। मीन्स पत्तियाँ इसकी झड़ चुकी हुई हैं, पूरे येलोइश उसको दिखाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका पेड़ है, आप देख लीजिए। तो चलिए हम अपना पोएम स्टार्ट करते हैं। पोएम स्टार्ट करने पर थोड़ी सी इसकी जानकारी ले लेते हैं। इसमें मोस्टली एक सिम्बैटिक रिलेशन देखने को आपको मिलेगा इस पूरे पोएम में, जिसमें कि दो क्रिएचर मीन्स कि ये जो एक लेबैनम ट्री है, एक इसमें आपको बर्ड दिखाया जाएगा, गोल्डन फिश, वो बर्ड दिखाया जाएगा। इन दोनों का एक सिम्बैटिक रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, किस प्रकार से दोनों एक दूसरे को किस प्रकार से बेनिफिट दे रहे हैं, या फिर एक दूसरे का उनको किस प्रकार से बेनिफिट हो रहा है, यही इस पोएम में दिखाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दी पोएम दी लेबैनम टॉप इज़ रिटन बाय टेड ह्यूग्स, किसके द्वारा लिखा गया है फ्रेंड? टेड ह्यूग्स के द्वारा लिखा गया है। टेड ह्यूग्स पढ़ लीजिए या ह्यूग्स पढ़ लीजिए, ह्यूग्स ही सही है। इट इज़ अबाउट अ रीपेइंग रिलेशनशिप बिटवीन द लेबैनम ट्री एंड अ गोल्ड फिश बर्ड। ये जो रिलेशन दिखाया गया किसके बीच दिखाया गया है फ्रेंड? एक ट्री के बारे में दिखाया गया जो कि जिसका नाम है लेबैनम ट्री एंड गोल्ड फिश। एक छोटी सी बर्ड रहती है, ये भी गोल्डन कलर की रहती है, इसलिए इसका नाम ही गोल्ड फिंच बर्ड पड़ा हुआ है। द ट्री इज़ येलो, जैसा कि मैंने आपको दिखाया ट्री कैसा था, येलो था। साइलेंट एंड डेथ लाइक मीन्स येलो था, बट वो बहुत ही ज़्यादा शांत रहता था। कवि को ऐसा लगता था, जो इसका पोएट है उसको लगता था कि ये जो पेड़ है बहुत ही सुंदर है, दिखने में बहुत सुंदर, बट वो काफ़ी शांत रहता है, जैसे कि लाइक डेथ के जैसे वो शांत रहे। इज मेड अलाइव द बर्ड एंड हर यंग्स, बट ये अलाइव हो जाता है जब उस चिड़िया के जो गोल्ड फिश रहती है, जब उस पर आके बैठती है, उसके जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, जो उसके यंग्स वन रहते हैं, जो उस पर अपनी चिचियाहट शुरू करते हैं, तो वो इस चिचियाहट को सुन के वो जो ट्री रहती है उसमें एक वो अलाइव हो जाती है। द येलो बर्ड हैज़ द शेल्टर ऑन द ट्री, और इस प्रकार से जब वो चिड़िया उस पर बैठती है तो ट्री को क्या होता है, जैसे कि वो जिंदा हो जाता है। वो बर्ड से ये बेनिफिट उसको हो रहा था, मीन्स ट्री को जो बेनिफिट मिल रहा था कि वो अलाइव हो जा रहा था उस चिड़िया के बैठने से, उसके यंग वंस के साथ में से छोटे छोटे बच्चों के साथ, और बर्ड को ये फ़ायदा हो रहा था ट्री से। ट्री वेयर जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, द येलो बर्ड हैज़ हर शेल्टर मीन्स वो जो ट्री था वो जो बर्ड को शेल्टर प्रदान कर रहा था, मीन्स चिड़िया का जो घोंसला था वो ट्री पर बना हुआ था। सी फीड्स हर यंग वंस, वहाँ जहाँ पास वो अपने बच्चों को फीड करती थी। बट एज सुन एज द बर्ड लिव्स टू फ्लाई इन द स्काई, बट एंड पोएम के एंड में क्या करती है, बर्ड अपने बच्चों के साथ उड़ जाती है फ्लाई करने के लिए। द ट्री बिकम्स साइलेंट एंड डेथ लाइक, और जो ट्री रहता है वो फिर से साइलेंट हो जाता है, मीन्स जैसे लगता है कि वो अब जिंदा ही ना हो। तो चलिए ये बहुत ही अच्छी पोएम है, आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले जो इसके राइटर जो हैं टेड ह्यूग्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो थोड़ा सा उनके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि इनसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, ज़्यादा समरी हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग 11th का मीन्स आप पीजी लेवल की आपकी तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी एक्सप्लेन करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनका जो समरी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी लेंदी भी हो गई है। तो हम जल्दी जल्दी इनकी समरी थोड़ा सा इनकी जो बायोग्राफी है जल्दी जल्दी कवर करेंगे, फिर हम अपने पोएम पे आएंगे। एडवर्ड जेम्स मीन्स इनका सबसे पहले तो नाम देख लीजिए, मे भी आपके नाम से ही क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि मोस्टली सब इनको टेड ह्यूग्स के ही नाम से जानते हैं, बट इनका पूरा नाम जो है एडवर्ड जेम्स टेड ह्यूग्स है। इनका बर्थ हुआ था 17 अगस्त 1930, और जो डेथ हुआ था 28 अक्टूबर 1998। वो वॉज एन इंग्लिश पोएट, मीन्स क्या है, ये ब्रिटेन के इंग्लिश पोएट माने जाते हैं, ट्रांसलेटर इंग्लिश पोएट माने जाते हैं, ट्रांसलेटर एंड चिल्ड्रंस है। मोस्टली ये जो फेमस है वो चिल्ड्रन राइटर के लिए ही फेमस है, मीन्स ये जाने जाते हैं बच्चों के पोएट के नाम पे ही ये टेड ह्यूग्स को जाना जाता है। क्रिटिक्स फ्रिक्वेंटली रैंक हिम इन एज वन ऑफ द बेस्ट पोएट ऑफ हिज जनरेशन, जो क्रिटिक्स के द्वारा ये एक प्रकार से वन ऑफ द बेस्ट पोएट्स ऑफ हिज जनरेशन के बेस्ट पोएट ये माने जाते हैं।
वन ऑफ द 12th सेंचुरी ग्रेटेस्ट राइटर में 20th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट राइटर माने जाते हैं। ही वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट, ये पोएट लॉरेट भी अपॉइंट किए कि जा चुके हैं इन 1984 में। कब हुए हैं फ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला जो क्वेश्चन है कि ये अगर टेड ह्यूग्स से कोई बायोग्राफी से क्वेश्चन आता है तो 100% में 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 80% चांसेस ये है कि उनका पोएट लॉरेट ही पूछा जा सकता है। तो उनका जो पोएट लॉरेट था फ्रेंड 1984 में था एंड हेल्ड द ऑफिस अंटिल हिज डेथ, और ये तब तक मतलब उनके डेथ तक ये पोएट लॉरेट बने रहे। इन 2008 द टाइम्स रैंक्ड ह्यूज फोर्थ on its list of the 15 greatest British writer since 1945। मीन्स कि जो 2008 में जो ब्रिटिश राइटर थे, मतलब 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर में से, जो कि 1945 से लेके अभी तक मतलब 2008 तक के जितने भी ग्रेटेस्ट राइटर 50 राइटर में जो ये टेड ह्यूग्स आए थे वो फर्स्ट नंबर पे आए थे। टाइम्स रैंक्ड ह्यूग्स फोर्थ ऑन इट लिस्ट, मीन्स कि फोर्थ नंबर पे ये जो टेड ह्यूग्स आए थे फोर्थ नंबर पे आए थे। कितने 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर में से आए थे, ये फोर्थ रैंक पे आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि टेड ह्यूग्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटर, कितने ज़्यादा फेमस हैं। ये मोस्टली ये बच्चों के राइटर ही माने जाते हैं। अब थोड़ी सी इनकी बायोग्राफी देख लेते हैं। टेड ह्यूग्स बाय नेम ऑफ एडवर्ड जे ह्यूग्स, इनका पूरा नाम मैंने बता दिया। जस्ट अ सेकेंड, ये लगता है मेरे से 2 बार हो गया है, तो ये देख लेते हैं। इनका जो बर्थ हुआ था अगस्त 1790, इनका कहाँ पास हुआ था, माइथोल रेड योर्कशायर इंग्लैंड, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 28 अक्टूबर 1998 लंदन में हुई थी। इंग्लिश पोएट माने जाते हैं हुज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक वर्ड्स इन द विदाउट सेंटिमेंटैलिटी एम्फसाइजिंग द कनिंग एंड सेवरी ऑफ एनिमल लाइफ इन हार्श। मीन्स फ्रेंड होता है कि मीन्स यहाँ पास आप ये देख रहे हैं कि सेंटीमेंटैलिटी मीन्स होता है कि ये इनके जो पोएम देखने को मिलेंगे बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल रहेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा इम्फसाइज रहेंगे कनिंग एंड सैवेजरी ऑफ एनिमल्स लाइफ को ज़्यादातर ये मोस्टली अपने पोएम के थीम बनाते थे। सेंटिमेंटल का मतलब ये नहीं है कि अब इनकी जो पोएम रहती थी वो रोमांटिक पोएम के जो रोमांटिक पोएम के जैसे एलिमेंट पाए जाते वैसे इनके नहीं, वैसे नहीं, मतलब कि इनके जो नोट थीम रहते थे वो रोमांटिक पोएम के एलिमेंट जैसे नहीं रहते थे, बट इनके में सेंटिमेंटलिटी देखने को मिलती है। इनके मोस्टली थीम जो रहते थे वो मोस्टली वही एनिमल के, इनके जो कैरेक्टर रहते थे वो एनिमल बेस पे ही लिखते थे, समटाइम डिसजस्टिव लाइन्स। तो इनके बारे में फ्रेंड यहाँ से कहने से पहले हम एक चीज़ इनके बारे में आपको बताना चाहते हैं। टेड ह्यूग्स के सुपरफिशियली थीम को देखें तो अक्सर देखा गया है कि वो नेचर बर्ड एनिमल के ऊपर ही अपने पोएम की सेटिंग जो ज़्यादातर क्रिएट करते थे वो किसके ज़्यादा ऊपर क्रिएट करते थे, नेचर के ऊपर, बर्ड के ऊपर या फिर एनिमल के ऊपर ही इनके मोस्टली पोएम की सेटिंग आपको देखने को मिलेगी। ही इज़ 20th सेंचुरी पोएट, ही इज़ अ मॉडर्न पोएट्स या फिर कह लीजिए पोस्ट मॉडर्न पोएट भी ये माने जाते हैं। इनको एक मैजिक दिखता था नेचर में, इनको मीन्स एक मैजिक दिखता था। रोमांटिक पोएट के अकॉर्डिंग इनको जैसे रोमांटिक पोएट को नेचर में मैजिक दिखता था वैसा नहीं, बट इनको एक अलग ही मैजिक दिखता था नेचर में। मीन्स कि एक इनको जो नेचर में मैजिक दिखता था वो एक रियलिस्टिक वे में दिखता था। ये अपनी इनकी जो जितने भी नेचर के जितने भी पोएम की थीम रहती थी मोस्टली बर्ड एनिमल इन्हीं सब मेरे नेचर के अकॉर्डिंग रहती थी, और उनको ही आपको देखने को मिलेगा एक रियलिस्टिक वे में ये अपने पोएम में उतारते हैं। क्योंकि रोमांटिक सेंस में जो राइटर रहते थे वो क्या कहते हैं, नेचर की खूबसूरती को, उनकी तारीफ को, उसको ही अपनी सेटिंग बनाते थे। लेकिन रियलिस्टिक वे में अगर आपको देखने को मिलेगा इनकी पोएम में तो वो मॉरल लेसन देखने को मिलेगा। मीन्स आपको इनकी कोई भी पोएम उठा लीजिए उसमें आपको एक प्रकार का मॉरल लेसन ही देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से इनकी जो पोएम रहती थी उसकी सेटिंग तो नेचर बर्ड एनिमल देखा गया, बट उसको एक रियलिस्टिक वे में ये किस प्रकार से अपने पोएम में उतारते हैं ये ज़रूर उनकी पोएम में देखने को मिलता है। फ्रेंड आप में ज़्यादा बायोग्राफी मोस्टली सभी चैप्टर में तो बायोग्राफी ज़्यादा मेंशन नहीं है, बट जितने भी बायोग्राफी अगर मेंशन है मीन्स जितने भी राइटर मेंशन है उनकी बायोग्राफी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और उसमें से टेड ह्यूग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं क्योंकि पोएट लॉरेट भी हो चुके हैं और बच्चों के स्पेशली बच्चों के राइटर ही माने जाते हैं। मीन्स बच्चों के पोएम बच्चों के ये सब ज़्यादा ये लिखते थे। तो इस प्रकार से जो हमारे टेड ह्यूग्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटर हमारे माने जाते हैं। मे बी अगर क्वेश्चन बने तो आपको पूरी तैयारी रखनी है अपनी। At Pembroke College, Cambridge,
he found folklore and anthropology of particular interest, a concern that was reflected in a number of these. तो आप ये देख लीजिए कि कहाँ पास एट पेम्ब्रोक कॉलेज कैम्ब्रिज से यहाँ पास से इनको क्या मिला था, एक फोकलोर, ही फाउंड फोकलोर एंड एंथ्रोपोलॉजी उसे फ्रेंड कहते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन कह लीजिए या फिर सोसाइटी कह लीजिए या फिर हिस्ट्री कह लीजिए। मीन्स कि हमारा जो इथेनाइसिटीज़ है, ट्रेडिशन है, कल्चर है, इन सब की स्टडी इनको करना पसंद था। यहीं पास से इनको जो है अपने पोएम के लिखने के तरीका भी पता चला और यहीं से इन्होंने समझा कि किस तरीके से ओवर द सेंचुरी हम लोगों ने एनिमल के मोटिव्स को यूज़ किया और हमारे पोएम तो इनको ये मीन्स किस प्रकार से ओवर द सेंचुरी हम एनिमल के मोटिव्स को अपने पोएम में यूज़ कर रहे हैं। तो इनको ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। कहाँ से इनको ये आइडिया मिला था फ्रेंड? इनको जो आइडिया मिला था ये मिला था पेम्ब्रोक कॉलेज कैम्ब्रिज से। ही फाउंड अ फोकलोर एंड एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ से इनको ये आइडिया मिला कि किस प्रकार से ये बर्ड को, किस प्रकार के एनिमल को अपने पोएम की थीम बना सकते हैं। तो इन्होंने इस प्रकार से ये हम ह्यूमन कैरेक्टर जो चीज़ मीन्स कि वो कहना चाहते थे कि जो चीज़ हम ह्यूमन कैरेक्टर के थ्रू लोगों को नहीं समझा सकते हैं बट उसको हम जानवरों के या फिर पक्षियों के या फिर एनिमल के माध्यम से हम उन लोगों को समझा सकते हैं। जैसे कि हमारे पूर्वज मान लीजिए कि हमें कोई कहानी सुनाते थे, कोई फोकलोर सुनाते थे, कोई स्टोरी सुनाते थे बच्चों को सुनाने के लिए। तो उसमें क्या रहता था, उनके कहानी में कोई जानवर, कोई भी एनिमल, कोई भी पक्षी रहता था जो कि मेन कैरेक्टर में रहता था, वो हमें जो कि एक मॉरल लेसन टीच करता था। इनको ये आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। किसको? टेड ह्यूज को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। इसलिए इन्होंने अपने जो इनका जो आपको मोस्टली पोएम दिखने को मिलेगी, इनको यही आइडिया ये रिप्रेजेंट करते हुए आपको दिखेंगे। अब एक बार इनका ग्रेजुएशन देख लेते हैं। Hughes graduated from Cambridge in 1954. A few years later, in 1956, he co-founded the literary magazine St. Bottles Review with a handful of the editors. यहाँ से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और कुछ दिनों बाद ही इनको यहाँ पास से ऑफर मिल गया था बोटल रिव्यू विद अ हैंडफुल ऑफ द एडिटर बनने का। इन 1956 ही मैरिड द अमेरिकन पोएट सिल्विया प्लाथ। जब इनकी शादी सिल्विया प्लाथ से हुई थी, सिल्विया प्लाथ ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा फेमस राइटर बन चुकी थी, बट इनका जो कैरियर था वो स्टार्ट पे था। मीन्स सिल्विया प्लाथ इनको बहुत ज़्यादा इंकरेज करती थी कि आप पोएम लिखो, आप इनको राइटर बनने के लिए बहुत ज़्यादा वो इंकरेज करती थी। द कपल मूव टू यूनाइटेड स्टेट इन 1957 में ये जो कपल थे कहाँ मूव कर गए थे? यूनाइटेड स्टेट मूव कर गए थे। द ईयर दैट His first volume of verse The Hawk in the Rain was published। अब फ्रेंड किसी भी राइटर का अगर फर्स्ट वॉल्यूम ऐड है तो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इनका जो फर्स्ट वॉल्यूम था कब आया था? 1957, द ईयर दैट हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ वर्स द हॉक इन द रेन। ये देखिए द हॉक इन द रेन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुआ था। तो अगर फर्स्ट पूछ लिया जाए तो ये वाला मेंशन है। प्लाथ इनकरेज यूज टू सबमिट हिज फर्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट। जो ये सिल्विया प्लाथ रहती हैं, जो इनकी वाइफ रहती है, इनको इनकरेज करती हैं कि वो अपना फर्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट पब्लिश करवाए। द हॉक इन द रेन, जिसका नाम था द हॉक इन द रेन, द पोएट्री, जस्ट अ सेकेंड, द हॉक इन द रेन टू द पोएट्री सेंटर्स फर्स्ट पब्लिकेशन बुक कॉन्टेस्ट। जो फर्स्ट पब्लिकेशन बुक कॉन्टेस्ट में था वहाँ पास ये अपना जो प्लाथ है इनको इनकरेज करते वहाँ पास ये पब्लिश अपना करवाए द हॉक इन द रेन को। द जजेस फ्रेंड यहाँ पास एक कॉन्टेस्ट हुआ था कि जो यहाँ पास एक कॉन्टेस्ट हुआ था जस्ट अ सेकेंड, मीन्स यहाँ पास एक कॉन्टेस्ट हुआ था जिसमें कि जो टेड ह्यूग्स थे उनकी वो विनर हो जाते हैं, मस्ट फर्स्ट रैंक पे आ जाते हैं। ये देखिए फर्स्ट प्राइज इनको मिल जाता है। तो इनका जो होता है एंड इट वाज पब्लिश्ड इन इंग्लैंड एंड अमेरिका इन 1957 टू मच क्रिटिकल अप्रेज। मीन्स इनका जो पोएम रहता है ये द हॉक इन द रेन जो पब्लिश हो जाता है, किसके थ्रू हो जाता है? ये अपनी वाइफ की इंस्पिरेशन से इनका फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन पब्लिश होता है। मीन्स कि द हॉक इन द रेन किसके इंस्पायरेशन से होता है? इनकी वाइफ सिल्विया प्लाथ की इंस्पायरेशन से होता है। वो बहुत ज़्यादा इनको इंस्पायर करती थी कि आप पोएट्री लिखो, ये लिखो, यहाँ पास पब्लिश करो, बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती थी इनकी वाइफ। थोड़ा सा इनकी वाइफ के बारे में थोड़ा हमें जानना जरूरी है। तो अदर वर्क्स वो हम आगे जानेंगे। अदर वर्क्स शून अलाउड इंक्लूडिंग द हाईली प्रेस्ड लुप्रिकल एंड द सिलेक्टेड पोएम्स। और इनके जो ये पोएम है जैसे कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रेस्ड हुए। कौन से हुए? लुप्रिकल 1960 में हुआ था एंड सिलेक्टेड पोएम्स 1962 with Tom Gunn, a poet whose work is frequently associated with Hughes as marking as a new turn in English word। ये जो फ्रेंड
ये जो इनके इनके फ्रेंड है थॉम गन और ये थॉमस टेड ह्यूक्स और ये जो हैं फ्रेंड इनके थॉम गन, इन दोनों ने मिलके एक नया ट्रेंड, पोइट्री में नया ट्रेंड लागू करने की कोशिश की है। इन दोनों ने मॉडर्न पोइट्री जो कि काफ़ी शॉर्ट क्रिस्पी वे में लिखा हुआ मिलता था, तो अराउंड ऑफ कम्स मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी कुछ राइटर ने वापस पोइट्री में एक लिरिकल टेस्ट लाने की कोशिश की। मीन्स उनमें बहुत सारे राइटर थे और उसमें से मोस्टली दो जो इसमें माने गए हैं वो एक तो आपके टेड ह्यूक्स हैं और दूसरे कौन है, थॉम गन। तो मीन्स जब रोमांटिक पोइट्री का जब चलन हुआ उसके बाद जब 20th सेंचुरी आए उस टाइम इतना ज़्यादा भगदड़ हो गया था, मीन्स ये वर्ल्ड वार वगैरह भी दो हो गए थे। तो उस टाइम जो राइटर थे वो कोई भी जब अपने उनके जो 20th सेंचुरी के जितने भी आप वर्क देखेंगे उसमें राइटर अपनी बात को सीधे सीधे लिखता है, उसमें कोई भी आपको लिरिकल टेस्ट ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। मीन्स अगर राइटर कोई पोइट्री भी लिख रहा है तो बिल्कुल सीधे सीधे वे में लिखता चला जा रहा है। तो लेकिन फिर टेड ह्यूक्स और ये जो थॉमस गन है और इनके साथ कई और भी राइटर थे, मोस्टली ये दोनों माने जाते हैं, और भी राइटर थे, तो वो पोइट्री में एक न्यू चेंज लाने की कोशिश करते हैं कि फिर से पोइट्री में थोड़ा सा लिरिकल टेस्ट आना चाहिए। तो ये जो न्यू टर्न लाने की कोशिश किया गया था वही है कि इन न्यू टर्न कौन कौन लाने की कोशिश किया था, थॉम गन एंड टेड ह्यूक्स, और भी राइटर थे बट इसमें दो ही मोस्टली आपको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पास थोड़ी सी इन दोनों की कैरियर देख लेते हैं। ह्यूज एंड प्लाथ हैड 2 चिल्ड्रन, इन दोनों के मतलब कि टेड ह्यूक्स और सिल्विया प्लाथ के 2 बच्चे थे, नाम थे फ्रेडा रेबेका जो कि जिसका जन्म हुआ था 1960 में, एंड निकोलस फ्रार, इनका जन्म हुआ था 1962 में, जिनकी डेथ हो गई थी 2009 में, इसकी मृत्यु हो गई थी। एंड इन 1961 द बॉट द हाउस कोर्ट ग्रीन इन नॉर्थ जस्ट अ सेकेंड, ये क्या हो जाता है बार बार। फिर उन्होंने एक घर लिया था, कहाँ लिया था फ्रेंड, बॉट द हाउस कोर्ट ग्रीन इन नॉर्थ टाउटन डेवोन, इन्होंने यहाँ पास लिया था नॉर्थ टाउटन डेवोन में एक इन्होंने हाउस लिया था जहाँ पास ये लोग रहते थे। इन द समर ऑफ 1962 ह्यूज बिगेन इन अफेयर विद एशिया वेविल, इनका जो टेड ह्यूक्स का 1960 में एक अफेयर स्टार्ट हो गया था एक एशियन वोमेन से, एक लेडी से एशियन वेविल नाम से, जिसका नेम था एशियल वेविल, हु हैड बीन सबलेटिंग द प्राइम रोज हिल फ्लैट विद, यहाँ पास ये इनके साथ रहती थी प्राइम रोज हिल फ्लैट विद हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। अंडर द क्राउड ऑफ हिज अफेयर ह्यूजेस एंड फ्लैट सेपरेटेड इन द ऑटम ऑफ 1962, फिर ये क्या इनके जब अफेयर के बारे में से प्लाथ को पता चला, सिल्विया को पता चला, तो वो क्या हो गए, ये लोग सेपरेट हो गए। और कहाँ गए, कब सेपरेट हुए थे, 1962 में। एंड सी सेट ऑफ लाइफ इन अ न्यू फ्लैट विद द चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों के साथ अलग हो गई न्यू फ्लैट में। beset by depression made worse by her husband affair and with a history of suicide attempts, वो फिर क्या सिल्विया क्या करती हैं कि इतने ज़्यादा डिप्रेशन में वो चली जाती हैं कि उनके हस्बैंड का अफेयर किसी और के साथ हो रहा है, तो वो सुसाइड कर लेती हैं। प्लाथ लुक हर ओन लाइफ ऑन 11 फरवरी 1963, वो अपनी लाइफ खुद मतलब सुसाइड कब करती हैं, 11 फरवरी 1963 के। ह्यूज स्टॉप्ड राइटिंग पोइट्री ऑलमोस्ट कम्प्लीटली फॉर नियरली 3 मंथ्स, जब वो सिल्विया प्लाथ सुसाइड करती थी लगभग उसके 3 साल तक ह्यूज कोई भी पोइट्री नहीं लिखते हैं। इन 1963 द कपल हैड सेपरेटेड द प्रीवियस ईयर, जब इनका मतलब 1 साल के बाद ही जब ये लोग सेपरेट हुआ तो उसके 1 साल बाद ही सिल्विया जो रहती सुसाइड कर लेती, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती हैं। बट देयर आफ्टर ही पब्लिश्ड प्रोलिफिकली विथ वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री सच एज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका, आपको ये नाम याद रखना जी, एज वॉल्डो 1967 में, क्रो 1970 में, एंड न्यू सेलेक्टेड पोएम्स 1957, 1995 में। ये देखिए इनके बहुत मतलब कि 3 साल तक इनके सिल्विया के सुसाइड पर 3 साल तक तो इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा था, बट उसके बाद इनकी जो कलेक्शन आती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वोल्डो, क्रो एंड न्यू सेलेक्टेड पोएम्स। इस प्रकार से आप देख लीजिए, थोड़ा सा और देख लेते हैं इनके कैरियर का, क्योंकि इनसे क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इनका लेंदी लिया है। Uses lengthy career included over a dozen books of poetry, translation, non-fiction and children's books। इनके कलेक्शन में आपको देखने को क्या मिलेगा, ट्रांसलेशन डजन बुक्स ऑफ पोइट्री मिलेगी, ट्रांसलेशन, नॉन फिक्शन एंड चिल्ड्रेन बुक्स सच एज अ फेमस द आयरन मैन। इनका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द आयरन मैन 1968 में जो कि आया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये नोटिस कर लीजिए। हिज बुक ऑफ पोएम्स इंक्लूडेड वॉल्फ वॉचिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका, वॉल्फ वॉचिंग 1990, फ्लावर्स एंड इंसेक्ट। मैंने वही चीज़ें ऐड की हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना आप मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तीनों इसमें ये सब दे देंगे, एक इनका अनदर रहेगा, पहचानना पड़ सकता है, मे बी आ जाए आप में क्वेश्चन की कौन सी इसमें से टेड ह्यूक्स की रचना नहीं है, तो आप अगर जाने रहेंगे तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इनका बट मैंने उतना ही मेंशन किया है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सके, जितना ये सब बहुत फेमस इनके माने जाते हैं।
फिर ये मान लीजिए कि इन हिज बर्थडे लेटर्स, जो कि इनका आया था 1998 में, ही एड्रेस ही रिलेशनशिप विथ सिल्विया प्लाथ आफ्टर ही डिकेड्स ऑफ साइलेंस। मतलब जब उनके सुसाइड के पहले का जो बात, जो इनका जो रिलेशनशिप था कैसा था, तो उन्होंने अपनी बात किस में कही गई, इन हिज बर्थडे लेटर्स। ये हमेशा हर जगह मेंशन रहता है कि उनके जो अपने रिलेशन की बात की गई है किस में की है, तो किस में की है, इन हिज बर्थडे लेटर्स, जो कि आई थी 1998 में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, देख लीजिए, मेंशन कर लीजिए, अपने नोट्स में बना लीजिए। लेटर्स रिटन बाय प्लाथ, फिर कुछ दिनों बाद, जो बहुत दिनों बाद 2017 में बहुत सारे ऐसे सिल्विया प्लाथ, वो एक प्रकार से सिल्विया प्लाथ जो फ्रेंड थी, वो एक प्रकार की कन्फेशनल पोएट मानी जाती थी। मीन्स कि अपने 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 डेली की जो लाइफ को कन्फेस करके लिख सके, इस ऐसे राइटर को कन्फेशनल पोएट्स कहते हैं। तो इस प्रकार की जो सिल्विया प्लाथ थी वो राइटर थी, मीन्स वो एक प्रकार की कन्फेशनल राइटर मानी जाती हैं। तो उनके बहुत सारे लेटर बाद में हमें देखने को मिलते हैं जो कि लिखे गए थे 18 फरवरी 1960 एंड 4 फरवरी 1963, अनसीन अंटिल 2007, जो कि 2017 तक नहीं मिले थे। बट उन बहुत सारे ऐसे लेटर्स मिले थे जो बाद में, जिसमें उन्होंने बताया था, उनके लेटर में देखने को मिला। वो कहते हैं कि उसी मिस कैरेट देयर सेकेंड चाइल्ड इन 90, मतलब कि वो क्या कहते हैं, फिजिकली अब्यूजिंग करते थे, यूज़ करते थे, मीन्स यूज़ ऑफ फिजिकली अब्यूजिंग हर ओनली डेज बिफोर सी मिस कैरेट देयर सेकेंड चाइल्ड इन 1960। मीन्स उनको कई बार अब्यूजिंग करते थे, उनकी पिटाई भी करते थे जब उनके नॉर्मली उनके जब मिस कैरेज हो गया था। तो यहाँ पास ये बात हुई है। और देन हम बात करते हैं ऑन 23 मार्च 1969, 6 years आफ्टर प्लाथ सुसाइड बाई एस्फिसिएशन फ्रॉम अ गैस स्टोव। मीन्स की गैस की इन्होंने क्या किया था कि पूरा खिड़की विड़की बंद करके और गैस स्टोव का वो ऑन करके, और इस प्रकार से उन्होंने सुसाइड कर लिया था। अब ये देखा जाता है कि मीन्स 6 years बाद सेम वही वे से कि उनकी जो सेकंड जो जिसका अफेयर चल रहा था, इससे चल रहा था एशिया वेबल से, ये भी सेम उसी टाइप से खुद सुसाइड कर लेती है। मीन्स 6 साल बाद सिल्विया प्लाथ के सुसाइड के 6 साल बाद जो एशिया वेबल थी वो भी सुसाइड कर लेती है सेम वे से, डाइड बाय सुसाइड इन द सेम वे। वेबल आल्सो किड हर चिल्ड्रेन, अपने चिल्ड्रेन, उसके साथ एक बच्ची भी रहती है। मीन्स चाइल्ड एलेक्जेंड मीन्स यहाँ पास बच्चा मेंशन है, नहीं बता सकते चाइल्ड था कि मीन्स बेबी था कि लड़का था कि लड़की। एलेक्जेंड टाइटेनेल्स, ये जो बच्ची का नाम है ये है, हाँ ये देखिए बच्ची ही थी। द 4 years ओल्ड डॉटर ऑफ ह्यूज, मीन्स उनकी डॉटर उनकी और ह्यूज की डॉटर थी, जो कि कितनी थी, 4 साल की, 4 year की थी। बॉर्न ऑन 30 मार्च 1965, जिसका जन्म हुआ था 3 मार्च 1965 में। Their deaths led to claims that Hughes and had been abusing to both Plath and Abel। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, तो जो टेड रहते हैं वो दोनों ही सुसाइड के क्या कहते हैं, कारण माने जाते हैं। इन अगस्त 1970 ह्यूज मैरिड कैरोल ऑर्चर्ड। फिर आप देख रहे हैं कि 1965 में तो उनकी वो जस्ट सेकेंड 1969 में तो उनकी सेकेंड वाइफ जो रहती है वो भी सुसाइड कर लेती है। बट 1970 देन अगले ईयर ही वो क्या करते हैं, फिर मैरिज कर लेते हैं कैरोल ऑर्चर्ड से। इनकी थर्ड वाइफ रहती है कैरोल ऑर्चर्ड, अ नर्स, एंड दे रिमेंड टुगेदर अंटिल हिज डेथ। और इनके साथ ये पूरे मीन्स अपने अंतिम समय तक रहते हैं। ह्यूजेस रोट मैनी बुक्स फॉर चिल्ड्रेन। जो इनका जो अब इनके वर्क्स पे थोड़े से आ जाते हैं, तो इनका जो फेमस है द आयरन मैन, जो कि आई थी 1960 में, आल्सो पब्लिश्ड इज द आयरन मैन जेंट फिल्म। इसमें एक फिल्म भी देखी गई है, रिमेंस ऑफ फिलामेंट, इन विच ही रिकॉल द वर्ड ऑफ हिज चाइल्डहुड इन वन ऑफ मैनी पब्लिकेशन ही क्रिएटेड इन कोलाब्रेशन विथ फोटोग्राफर्स एंड आर्टिस्ट। बहुत ही ज़्यादा इन्होंने कोलाब्रेशन भी आपको देखने को मिलेगा इनके वर्क में, इनके लाइफ में। He translated Georges Iscahret played the story of Vasco। The story of Vasco को इन्होंने ट्रांसलेट भी किया था, द ओरिजिन फ्रेंच एंड सेव्ड इन टू अ लिबर्टो, जो कि फ्रेंच लिबर्टो में इन्होंने इसको सेव किया था। हिज वर्क आल्सो इंक्लूड एन एडप्टेशन ऑफ सेनिका ओडिपस। इनका वर्क ऑल्सो जो सेनिका ओडिपस वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस ये चीज़ था। वहाँ मीन्स जो पत्रिका होती है बहुत ज़्यादा फेमस थी वहाँ की। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सब बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हिज वर्क आल्सो इंक्लूडेड एडॉप्टेशन ऑफ सेनिका ओडिपस। यहाँ पास इनका जो वर्क था एडॉप्ट कर लिया जा रहा था। नॉन फिक्शन भी विंटर पोलन 90, ये सब जो है कि बहुत ज़्यादा मीन्स इनके जो फेमस वर्क वही मैंने मेंशन किया है। तो बहुत ज़्यादा इसमें थोड़ा जल्दी कर रही हूँ कि बस आप लोग देख सकें, कि आप बस गो थ्रू कर सकें, क्या कि अगर एग्जाम में आ जाए तो ये वर्क किसका है, ये वर्क किसका है, तो आप लोग देख सकें कि हाँ ये वर्क टेड ह्यूज का, बस आप लोग क्वालिफाई कर सकें कि ये इनका नहीं है, ये इनका है। बस इसलिए मैंने थोड़ा सा मेंशन कर लिया है, नहीं तो राइटर को मुझसे हम इतना नहीं कवर करते हैं। बट ये राइटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आपके एग्ज़ाम को पीजी लेवल का उठाना है
तो किस प्रकार से उठाएंगे। मोस्टली आपका चैप्टर तो छोटा सा है, आपका जो दी लेबनन टॉप है बहुत ही छोटा सा है, 3 स्टैंजा का तो लाइन ही है, वो तीन ही स्टैंजा उसमें है ही पूरे पोएम में। बट इसका जो पोएट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पोएट से आपके क्वेश्चन फंसने के पूरे चांसेस रह सकते हैं। इसलिए मैंने पोएट को जो है थोड़ा क्लियर, थोड़े लेंदी वे में उठाया है कि आपका जहाँ से भी चाहे कुछ क्वेश्चन जो भी फंसे आपका पूरा के पूरा आ सके, आपका कहीं भी मिस ना हो सके। तो मेरी बात अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करिएगा। फिर देख लेते हैं, ही एडिटेड मैनी कलेक्शन ऑफ पोइट्री सच एज द रैटल बैग, जो कि आई थी 1982 में विद सीमस हेनरी, इनके साथ ही इन्होंने कोलैबोरेशन लिखा था। अ कलेक्शन ऑफ हिज कोरेस्पॉन्डेंस एडिटेड बाय क्रिस्टोफर रेड वॉज रिलीज इन 2007 एज लेटर्स ऑफ टेडी ह्यूग्स। एक कलेक्शन आई थी जो कि पूरे उसमें टेडी ह्यूग्स के जितने भी लेटर थे वो पूरे कलेक्शन के साथ कलेक्शन के जो जितने भी इनके लेटर थे वो पूरे कलेक्शन लिया गया था। इसके द्वारा एडिट किया गया था, क्रिस्टोफर रेड द्वारा किया गया था। और रिलीज़ कब किया गया था? 2007 में किया गया था। उसमें क्या था फ्रेंड, पूरे लेटर ऑफ टेडी ह्यूग्स का पूरे जितने भी लेटर थे पूरे कलेक्शन, लेटर ऑफ कलेक्शन था इनका। अ सिलेक्शन ऑफ हिज पोएम्स कंसर्निंग एनिमल लाइफ वॉज पब्लिश्ड एज टेड ह्यूग्स बेस्टियरली 2014। इनका जो ये है जो एनिमल लाइफ बहुत ज़्यादा ये था, ये कब पब्लिश हुआ है? 2014 में पब्लिश्ड हुआ है। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि किस प्रकार की पोएम लिखते थे। ही यूज वर्क इज मार्क्ड बाय एन मिथिकल फ्रेमवर्क यूजिंग द लिरिकल एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग टू इलस्ट्रेट इंटेंस सब्जेक्ट मैटर। एनिमल अपीयर फ्रेगमेंटली थ्रू आउट हिज वर्क एज डाइटी, जिससे मैंने बताया कि मोस्टली अपना थीम किस में बनाते थे, एनिमल में ही दिखाते थे। तो फ्रेगमेंटली इनके वर्क में एनिमल को देखा जा सकता है। मेटाफर ज़्यादातर यूज़ करते थे, मेटाफर, पर्सोना एंड आइकन। पर हैज़ द मोस्ट फेमस ऑफ हिज सब्जेक्ट इज क्रो। तो इनका जो मोस्ट फेमस है आपको मोस्टली जो देखने को मिलेगा ये किस कौन से पक्षी का ज़्यादातर यूज़ करते थे अपने पोएम में, अपने वर्क में, तो क्रो का ज़्यादातर ये यूज़ करते थे। एन एमलगम ऑफ गॉड बर्ड मीन्स कि गॉड का संदेशा देने वाली पक्षी क्रो को वो मानते थे, गॉड ऑफ बर्ड एंड मैन, जो कि whose instances seems pivotal to the knowledge of good and evil, जो कि जो क्रो है वो सब कुछ जानता है, मीन्स उसको क्या मानते थे? गॉड की एमलगम मानते थे। गॉड का संदेश जो संदेश पहुँचाता था, तो ऐसा पक्षी उसको मानते थे जो कि एक मीन्स कि एक प्रकार की नॉलेज ऑफ गुड एंड एविल, जिसको पूरे ही नॉलेज हो गुड एंड एविल का, मीन्स बुराई और अच्छाई का। ही वाज आल्सो मैनी ऑफ यूरोप हाईएस्ट लिटरेरी, उनको बहुत ज़्यादा ऑनर्स भी मिले थे। मीन्स कितने ऑनर्स मिले तो थोड़े से देख लेते हैं। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अवार्ड जो इनके हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इनको कौन कौन से अवार्ड मिले थे। सबसे पहले तो ये पोएट लॉरेट हुए थे, मैंने आपको बताया है कि इनका जो पोएट लॉरेट हुए थे कब हुए थे? इंग्लैंड इन 1984 में ये पोएट लॉरेट हुए थे। अ पोस्ट ही हेल्ड अंटिल हिज डेथ, और इनके डेथ तक ये पोएट लॉरेट बने रहे। ही पास्ड अवे इन अक्टूबर 28, 1998 इन डेवनशायर इंग्लैंड फ्रॉम कैंसर के द्वारा इन्होंने 28 अक्टूबर 1998 तक अपने अंतिम सांसें ली। यहाँ तक तो जो हमारे राइटर कंप्लीट होते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी हम अपना पोएम भी कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। वैसे भी ये राइटर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि इनके इतना लेंदी वर्क को कंप्लीट करते करते ही काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है। तो जल्दी से हम अपना पोएम भी कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड, ये जो पोएम है जो टेड ह्यूग्स द्वारा ये लेबैनन टॉप लिखा गया है, तो ये पोएम जो है 3 पार्ट में आपको देखने को मिलता है। पहला, बर्ड के पहुंचने से पहले पेड़ का वर्णन होता है कि जब तक बर्ड जो पेड़ पे नहीं थी तो पेड़ की क्या हालत थी। दूसरा स्टैंजा में आपको बताया जाता है कि पक्षी के आने का वर्णन होता है, और मीन्स पक्षी जब आती है तो पेड़ की हालत कैसे जाती है, वो कैसे खिलखिला उठता है। और अंतिम जो स्टैंजा है उसमें पेड़ की तब की स्थिति को दर्शाया गया है जब पक्षी चली जाती है। तो पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी है। इन दोनों का जो सिम्बॉटिक रिलेशनशिप दिखाया गया है बहुत ही अच्छे से टेड ह्यूग्स ने मेंशन किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पोएम। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। आई होप इतना काफ़ी है। The Lebanon top is silent, quite still in the afternoon yellow September sunlight. A few leaves allowing all its seeds fallen. तो आप क्या देख रहे हैं? दी लेबनन टॉप इज साइलेंट, मीन्स जो लेबनन टॉप की जो ये ट्री है लेबनन, उसका जो टॉप है कितना ज़्यादा साइलेंट आपको मीन्स कितना ज़्यादा साइलेंट है। अब यहाँ पर देखिए आपको इस लाइन में जो ये लेबनन टॉप है यहाँ पास आपको देखिए लेबनन टॉप इज साइलेंट। अब यहाँ पास क्या बात की गई है कि जो लेबनन मीन्स एक ट्री है बट उसको साइलेंट दिखाया गया था। इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि इसमें इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है? जी हाँ, पर्सोनिफिकेशन। मीन्स यहाँ पास लेबनन टी को एक पर्सन की पूरी क्वालिटी दे दी गई है, मीन्स उसको साइलेंट बताया गया है। तो यहाँ पास इस लाइन में आपको जो देखने को मिलेगा पर्सोनिफिकेशन देखने को मिलेगा। क्वाइट स्टिल
यहाँ कोई कॉमा या फुल स्टॉप तो यहाँ पास दिख नहीं रहा, क्वाइट भी बात आ गई और स्टिल पे भी बात आ गई, तो यहाँ पास एक प्रकार के आपको इंजाइमेंट देखने को मिलेगा। अब वो सोच रहे होंगे कि देन हम बात करते हैं इन द आफ्टरनून येलो द सितंबर सनलाइट। अब यहाँ पास इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। अब यहाँ पास आप देखिए सितंबर का और सनलाइट का ये क्या हो रहा है, साउंड के हिसाब से रिपीटेशन देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से यहाँ पास जो देखने को मिलेगा वो आपका एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलेगा। यहाँ पास अब और सेकंड लाइन में यहाँ येलो सितंबर, यहाँ पास आप देखिए येलो सितंबर को कैसा बताया गया है, येलो बताया गया है, बट ये तो सितंबर येलो तो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पास भी आपको जो येलो का क्या है एडजेक्टिव देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से अगर सितंबर येलो नहीं हो सकता, यहाँ पास येलो सितंबर को एक एडजेक्टिव की तरह मेंशन किया गया है। इस प्रकार से आपको यहाँ पास ट्रांसफर एपिथेट भी देखने को मिल रहा है, किसमें येलो सितंबर में आपको ट्रांसफर एपिथेट भी देखने को मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारे दी लेबनान टॉप इज साइलेंट, यहाँ पास पर्सोनिफिकेशन देखने को मिले, क्वाइट स्टिल। आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पास कोई भी फुल स्टॉप या कॉमा देखने को नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से आपको यहाँ पास एंजॉयमेंट देखने को मिलेगा। इन द आफ्टरनून येलो मीन्स जो आफ्टरनून है वो येलो दिखाई देता है, येलो इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट मीन्स जो सितंबर का महीना चल रहा है वो कैसा है, सनलाइट भी येलो है और जो आफ्टरनून है वो भी येलो है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं येलो किस प्रकार से दिखाया गया है। एक प्रकार से येलो जो मानी गई है यहाँ पास येलो मीन्स जब शरीर पीला पड़ जाता है, मीन्स कि शरीर का जब अंत व्यक्ति का अंत समय आता है तो उसका कैसा शरीर पीला पड़ जाता है। और जो सनलाइट मीन्स उजाले को भी हम सनलाइट को भी पीला ही दिखाते हैं, मीन्स जो मृत्यु और जिंदगी का दोनों का ही संबंध किससे है, येलो से है। यही इस लाइन में राइटर बताना चाहता है। अ फ्यू लिव्स येलोइंग, और जो उसके जो पेड़ हैं उसके कुछ पत्ते येलोइंग हैं, मीन्स कुछ पत्ते जो येलोइंग बचे, ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसकी सारी पत्तियां जो इसके सारे बीज हैं वो ऑलरेडी सब गिर चुके हैं, मीन्स ऑल इट्स फॉलन। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं फ्रेंड्स की जो पोएम की बिगिनिंग है एक प्रकार से आपको इसमें क्या है फॉरबिड नोट पर होती है। इसकी जो बिगिनिंग होती है कैसे होती है, फॉरबिड नोट, ये मोरालिटी के थीम से है। मीन्स आपको इस लाइन में एक प्रकार से आपको मोरालिटी देखने को मिल रहा होगा कि मीन्स जो येलो का यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है वो जीवन और मृत्यु दोनों से ही दिया गया है। मीन्स जब शरीर पीला पड़ जाता है इसका मतलब ये है कि व्यक्ति का अंतिम समय आ गया है। और जब दिन का उजाला होता है वो भी तो गोल्डनिश सनलाइट जो पड़ता है वो भी तो गोल्डन ही, वो भी तो येलो कलर का ही होता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो येलो कलर को मेंशन किया गया है वो जीवन और मृत्यु मतलब अंधेरा और उजाला दोनों से ही यहाँ पास कनेक्शन येलो का दिखाया गया है। आई होप आपको लाइन अच्छी लगी होगी। इस प्रकार से येलो यहाँ पास सिंबल ऑटम का दिखाया गया और ऑटम सिंबलाइज्ड है इस प्रकार से द सीजन ऑफ ऑटम का जो ऑटम सिम्बलाइज किसका है, सूखा का। मीन्स ऑटम जब आता है तो पेड़ की पत्तियां पूरी झड़ जाती हैं। तो इस प्रकार जो यहाँ पास येलो दिखाया गया है वो ऑटम सीजन मीन्स कमिंग, ऑटम सीजन आने वाला, इसलिए येलो इस यहाँ पास दिखाया गया है। टिल द गोल्ड फिश कम्स। अब यहाँ पर देख रहे हैं इस पूरे फर्स्ट स्टेंजा में मैंने कहा कि तीन स्टेंजा आपको देखने को मिलेंगे। जो फर्स्ट वाले यहाँ पास जो फर्स्ट वाले स्टेंजा में इसमें क्या दिखाया गया है, अभी गोल्ड फिश यहाँ पास आई हुई नहीं है तो इसमें पूरा वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से वो पेड़ किस प्रकार से, अभी गोल्ड फिश पे आई नहीं है तो किस प्रकार से वो पेड़ साइलेंट है, उसकी पूरी पत्तियाँ लगभग थोड़ी ही पत्तियाँ उस पर येलो बची हुई हैं, पूरी पत्तियाँ उसकी झड़ चुकी है। जो सन का प्रकाश आ रहा है वो येलो दिख रहा है और आफ्टरनून का भी समय है येलो ही है। और सितंबर यहाँ पास येलो, सितंबर का मतलब है कि ऑटम का सीजन आने वाला है या फिर कह सकते हैं आ गया है। सेकंड वाला लाइन, फर्स्ट वाला लाइन आप पूरी प्रकार से ट्री का पूरा जो जैसा भी है पूरा मेंशन करा रहा है कि किस प्रकार से फर्स्ट वाले पार्ट में ट्री को पेड़ का वर्णन किया गया है। तो हम अपना सेकंड स्टेंजा देखते हैं। सेकंड स्टेंजा, टिल द गोल्ड फिश कम्स। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर गोल्ड फिश वो जो बर्ड रहती है, जो गोल्डन कलर की जो छोटी सी बर्ड रहती है वो आती है विद द ट्विचिंग चिरप। वो आती है तो उस पेड़ में एक प्रकार की झंझनाहट होने लगती है, ट्विचिंग चिरप। तो अब यहाँ पे पास मीन्स अब ये जी देखिए यहाँ पास अभी जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, यहाँ पास गोल्ड फिश, ये देखिए यहाँ पास तो येलो सब कुछ था ही, पेड़ की पत्तियाँ येलो थी, जो सितंबर था वो येलो था, सनलाइट भी येलो था और उसकी जो थोड़ी पत्तियाँ बची थी मीन्स वो पत्तियाँ भी येलो थी और जो नीचे गिरे हुए थे पीले पीले वो तो ऑटम में पूरा सीजन तो येलोइश दिखाता ही है। अब यहाँ पास जो राइटर जिस पक्षी को लिया है वो भी पूरी गोल्डन ही है, गोल्डन प्रकार आप या फिर गोल्डन कह लीजिए फिर येलो देखिए मीन्स पक्षी भी जो है वो येलो ही है। इस प्रकार से पक्षी भी जो यहाँ पास जो हम मैंने बताया ना कि येलो आपको क्या पास यहाँ डिनोट कर रहा है, डेथ और लाइफ दोनों को ही येलो कलर इस पोएम में डिनोट
कर रहा है। तो अब यहाँ पास ट्विचिंग चिरप, अब यहाँ पास कौन सा फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलेगा? ट्विचिंग चिरप मीन्स होता है कि पेड़ में एक प्रकार का जैसे कि झंझनाहट ना हो, एक प्रकार जब मरोड़ आती है, जैसे पेड़ बहुत हवा चलता है तो पेड़ में एक प्रकार से झंझनाहट नहीं होती, मरोड़पन का आवाज़ जैसे चिड़चिड़ा होता है, तो एक प्रकार से पेड़ में उस प्रकार की झंझनाहट उत्पन्न हो जाती है। किसके आने से फ्रेंड? गोल्ड फिश बर्ड के आने से उस पेड़ में एक प्रकार की ट्विचिंग चिरप आपको देखने को मिलेगी। अ सडनेस स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, मीन्स उसमें एक प्रकार की क्या है? सडनेस। अब यहाँ पास भी देखिए ट्विचिंग में सबसे पहले तो आपको बता दी, ये वाला लाइन कंप्लीट करा दो, फिर सेकंड वाले पे हम आते हैं। ट्विचिंग में आपको एक प्रकार का ओनोमोटोपोइक वर्ड देखने को मिलेगा, फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पास देखिए साउंड को डिनोट कर रहा है। ट्विचिंग सिर्फ यहाँ पास आपको साउंड डिनोट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्विचिंग मीन्स होता है मरोड़ पर जाना। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पर साउंड डिनोट हो रहा है तो आपको देखने को मिलेगा इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच कौन सा? ओनोमोटोपोइक फिगर ऑफ स्पीच आपको यहाँ पर दिखने को मिला। फिर यहाँ पर देखिए सडनेस स्टार्टमेंट, यहाँ पास फिर से आपको एलिट्रेशन दिखने को पड़ेगा। यस कि साउंड की का रिपीटेशन आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पास फिर से आपको एलिट्रेशन देखने को मिलेगा। स्टार्ट एलिमेंट मीन्स होता है मूवमेंट, एक प्रकार का स्टार्ट एलिमेंट मीन्स होता है एक प्रकार का पूरा पेड़ जो है वो पूरा मूवमेंट करने लगता है। एट अ ब्रांच एंड, मतलब कि जो ब्रांच के स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जो ब्रांच का एंड तक रहता है वो पूरा पेड़ एक प्रकार का मूवमेंट करने लगता है। किसके आने से फ्रेंड? गोल्ड फिंच बर्ड के आने पे। अभी तक जो पेड़ पूरा शांत बैठा हुआ था, कुछ भी नहीं कर रहा था, जैसे लग रहा था कि वो ही इज़ लाइक डेथ, मतलब जैसे लग रहा था कि वो मरा हुआ है, बट वो पेड़ जैसे ही उसके पेड़ टहनियों पे आके बैठती है तो उसका पूरा पेड़ पूरा मूवमेंट करने लगता है। इस लाइन में ये दिखाया गया है। देन स्लीक एज लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, यहाँ पास आप देखेंगे एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड। देन स्लिक इज लिजार्ड, अब उस पक्षी का जो मूवमेंट रहता है वो किस प्रकार से दिखाया गया है? लिजार्ड के जैसे लिजार्ड फट से यहाँ आ रहे हैं, फट से वहाँ जा रहे हैं, इस प्रकार से पक्षी जो रहती है, वो जो छोटी सी पक्षी रहती है, गोल्ड फिश रहती है, वो पेड़ पे कभी इधर बैठ रही, कभी उधर बैठ रही, मतलब वो एक जगह शांत नहीं रहती। इस प्रकार से देखिए इस बर्ड का जब डेफिनेशन दिया गया इस लाइन में स्टैंजा में, तो कितना शांत स्वभाव से देखिए। जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पास बर्ड का बिल्कुल डिस्क्रिप्शन जो दिया जा रहा है कि मतलब बस पेड़ तो बिल्कुल शांत है, बट जो बर्ड है वो किस प्रकार से एक लिजार्ड की टाइप की है कि बहुत ज़्यादा वो मूवमेंट कर रही है। एंड अलर्ट एंड एड्रप्ट, मतलब यहाँ चल रही है वहाँ चल रही है, बहुत ही ज़्यादा वो अलर्ट है, मतलब बिल्कुल अलर्ट से कभी इधर चढ़ी कहीं उधर चढ़ी। सी इंटर्स द थिकनेस, मतलब वो पेड़ की जो शाखा है वहाँ थिकनेस पे, सी इंटर्स द थिकनेस मीन्स होता है फ्रेंड, थिकनेस का यहाँ पास ऐसा उदाहरण लिया गया है कि ये जो थिकनेस है, यहाँ पास थिकनेस का मतलब है कि जहाँ पर पत्तियाँ थोड़ी गहरी हों, मतलब वैसे तो इस पेड़ का सारी पत्तियाँ नीचे गिर चुकी हैं, बट जहाँ पर थोड़ी पत्तियाँ हो वो वहाँ पास जो पक्षी है वो इंटर करती है। अब यहाँ पास ये देखिए एज देन स्लिक एज लिजार्ड, अब यहाँ पास आपको देखिए कौन सा फिगर स्पीच देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पास देखिए एज का यूज़ हुआ है, तो आप समझ ही रहे होंगे कि एज का यूज़ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच में होता है? सिमिल में होता है। यहाँ पास हमें देखने को मिल रहा है सिमिल सिमिल यहाँ पास फिगर ऑफ स्पीच। देन स्लिक एज लिजार्ड में आपको फिगर ऑफ स्पीच कौन सा देखने को मिल रहा है? सिमिल देखने को मिल रहा है। एंड सेकेंड आगे के लाइन में एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, इस वाले लाइन में आपको क्या देखने को मिल रहा है? ए, तो आपको रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड, अगर रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होता तो यहाँ पास आपको एलिट्रेशन देखने को मिलता, बट इसमें रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड है, तो इसलिए आपको यहाँ पास एजोनेंस देखने को मिलेगा। कौन सा फ्रेंड देखने को मिलेगा? एजोनेंस। मैंने बताया ना, अगर रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड हो तो वहाँ पास आपको तो वो फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन होता है, बट सेम वही वे में रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड हो तो वहाँ पास एजोनेंस फिगर ऑफ स्पीच रहता है। तो इस वाले लाइन में आपको देखने को क्या मिल रहा है? रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड मिल रहा है यहाँ पास इस वाले लाइन में। बट यहाँ पास देखिए सितंबर सनलाइट में एलिट्रेशन आपको देखने को मिल रहा था। सी इंटर्स द थिकनेस, वो मतलब कि वो वहाँ पास इंटर करती हैं जहाँ पास थोड़ी पत्तियाँ अभी गहरी हों, मीन्स एंड अ मशीन स्टार्टअप, और वहाँ पास एक मशीन टाइप का जैसे मशीन जैसे स्टार्ट होती है जैसी आवाज़ नहीं आती वैसे वहाँ पास एक चटरिंग की आवाज़ आने लगती है। मतलब कि वो जो पक्षी रहती है जैसे ही वो अपने थिकनेस मतलब जहाँ पास उसका घोंसला रहता है वहाँ एंट्री करती है तो वहाँ पास एक प्रकार का चिटरिंग अगेन ओनोमोटोपोइक फिगर ऑफ स्पीच चिटरिंग में आपको देखने को मिल रहा है। वहाँ पास एक प्रकार से आपको चिटरिंग देखने को मिल जाती है, मीन्स उसके जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो चींची करने लगते हैं, क्योंकि जो माँ है, जो पक्षी है, जो गोल्ड फिश है, उन बच्चों की माँ है और वो मशीन है, वो अपने परिवार की मशीन है। जिस प्रकार से
हमारे परिवार के मान लीजिए किसी भी फैमिली का मशीन किसको माना जाता है, उसके फादर को माना जाता है। मीन्स हमारे फादर अगर जॉब करेंगे, कमाएंगे तो हमारे लिए रोटियां लाएंगे, तो वो पैसे लाएंगे, उससे हमारे लिए रोटियां आएंगी। इसी प्रकार से इसकी जो माँ थी वो बाहर गई थी अपने बच्चों के लिए कुछ लाने के लिए, कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए। तो वो उस प्रकार से ये जो यहाँ पास मशीन मेंशन है उसकी माँ के फिगर को दिखाने के लिए है कि किस प्रकार से वो अपने पूरे परिवार का पेट पालती। एंड द ट्रिमर ऑफ विंग्स, ट्रिमर यहाँ पास आप देख रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड। ट्रिमर मीन्स होता है कि सेक करना, जैसे कि वो एंट्री करती है थिकनेस में, तो वहाँ पास उसके बच्चे जो रहते हैं इतना ज़्यादा चीटर चटर करने लगते हैं कि पूरा पेड़ जो उससे होता है, ट्रिमर जैसे ट्रिमर ऑन करो तो उसमें जो झंझनाहट नहीं होती है, उसी प्रकार से पूरा पेड़ झंझनाने लगता है, ट्रिमर ऑफ विंग्स। तो आपको इसमें जो ट्रिमर्स ऑफ विंग्स में भी आपको कहाँ गया, मिलता ही नहीं है मुझे। मीन्स ट्रिमर, यहाँ पर जो ट्रिमर वर्ड यूज़ किया गया है उसमें मीन्स कि पूरे पेड़ की में एक झंझनाहट के प्रकार की आ गई है। एंड ट्रिलिंग्स, और ट्रिलिंग्स मीन्स यहाँ पर ट्रिलिंग मीन्स में भी आपको ओनोमोटोपोइक वर्ड देखने को मिल रहा है। एक बार हम आपको ओनोमोटिक कर लिख दें कि आपको स्पेलिंग आ जाए, ओनोमोटोपोइक। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, अरे तो लिखा ही नहीं जा रहा है, इतना समझ लीजिए। ओनोमोटो यहाँ पास फिगर ऑफ स्पीच ट्रिलिंग में देखने को मिल रहा है, ट्रिलिंग में देखने को मिल रहा है फ्रेंड, चिटरिंग्स देखने को मिल रहा है, ट्रिलिंग में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, मतलब पूरा होल जो ट्री था, ट्री यहाँ पास भी ट्री जो रहता है ट्रेम्बल्स करने लगता है। ट्रेम्बल्स मीन्स होता है मानव शरीर का, जैसे कि मानव शरीर जब ठंडी वंडी लगती है तो कांपता नहीं है, कांपना। ट्रेम्बल्स मीन्स होता है एक प्रकार से कांपना। तो यहाँ पर द होल ट्री, अब यहाँ पर ट्री का कांपने का दिखाया गया है। ट्रेम्बल्स और थ्रिल्स मीन्स जो होता है कि वाइब्रेट, एक प्रकार का थ्रिल्स मीन्स भी होता है कि वाइब्रेशन करना। तो ये पूरा शरीर जो पूरा पेड़ था वो कांपने लगता है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं ट्री में इसमें क्या दिखाया जा रहा है, पर्सोनिफिकेशन दिखाया जा रहा है, मतलब ट्री इंसान के जैसे कांप रहा है, संचनाहट कर रहा है। तो यहाँ पास भी आपको इस लाइन में भी जो पर्सोनिफिकेशन देखने को मिलेगा। पर्सोनिफिकेशन क्या है, आपका फिगर ऑफ स्पीच है। एक एक लाइन को बहुत अच्छे से क्लियर करके बताना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में सिलेबस में मेंशन है कि आपका एग्जाम जो होगा फिर वो पीजी के लेवल का होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होगा। अब 11th क्लास का जो चैप्टर है वो किस प्रकार से पीजी लेवल पे उठाया जाएगा, इस प्रकार से उठाया जाएगा कि आपको एक लाइन, एक स्टेंजा दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच निकालना ही नहीं है तो आप नहीं बता सकते कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग के 10 क्लासेस इंट्रोडक्शन क्लास करके लिया है, इसका हेडिंग इंट्रोडक्शन क्लास है, बट उसमें फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पूरा कवर किया है, फिगर ऑफ स्पीच कवर किया बहुत ही अच्छे से। एक एक चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, एक एक ऐसे समझाया है कि अगर आपने पूरा क्लास देख लिया और उसका नोट्स बना लिया तो आप आज के बाद फिगर ऑफ स्पीच कहीं भूलेंगे ही नहीं। बहुत अच्छे से मैंने उसको समझाया है। इसलिए देखिए, मुझे आराम से सब कुछ आराम से एक एक वर्ड देखते ही मैं पहचान जाती हूँ कि यहाँ पास कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। अगर आप लोग वो वीडियो देख लेते तो आप लोग भी आराम से पहचान लेंगे। तो चलिए हम फिर आगे स्टार्ट करते हैं। इसलिए वो इंट्रोडक्शन क्लास जो 10 है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि आपका कैसे ग्रेजुएशन लेवल कैसे पीजी लेवल पे आपका एग्जाम पूछा जाएगा कोई नहीं जानता। एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है, तो कोई नहीं जानता कि एग्जाम का लेवल क्या हो सकता है। तो आप अपनी लेवल उसी हिसाब से बना के रखिए, उसी हाई लेवल की आप अपनी तैयारी रखिए। बिल्कुल नहीं है कि आपको बस यही कि बुक से आ जाएगा कि क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन दे देंगे, उसका आंसर आपको टिक करना रहेगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। आपका एग्जाम सीधे से पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आ रहा है, तो आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से बना के रखिए। अब चिटरिंग्स एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, मतलब पूरा पेट झंझनाहट करने लगता है किसके, उसके बच्चों से, उसके जो यंग वंस थे उनके चिटरिंग से पूरा पेट झंझनाहट करने लगता है, ट्रीम करने लगता है। एंड थ्रिलिंग्स, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, मतलब पूरा कांपने लगता है, थ्रिल्स करने लगता है। इन दिस इंजन ऑफ हर फैमिली, इन दिस इंजन वो जो उस फैमिली के इंजन रहते हैं उसके वो जैसे ही आती है उसका पूरा पेट झंझनाने लगता है, मतलब उसके जो बच्चे रहते हैं। इसमें इंजन यहाँ पास इस लाइन में किसको कहा गया है फ्रेंड, ये जो बर्ड रहती है, जो गोल्ड फिश रहती है उसको इंजन कहा गया। किसके फैमिली का, उसकी फैमिली का, मतलब वो अपने बच्चों के जो उसकी फैमिली है उस फैमिली का वो क्या है, इंजन है। अब यहाँ पास देखिए फ्रेंड, जस्ट अ सेकेंड, इस वाले लाइन में इंजन ऑफ हर फैमिली, यहाँ पास इंजन ऑफ हर फैमिली। अब ये देखिए फैमिली तो इंसानों की होती है, यहाँ पास किसकी कह दी गई है, यहाँ पास इंजन ऑफ हर फैमिली, यहाँ पास इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। यहाँ पास आपको इंजन में देखने को मिलेगा वो मेटाफर देखने को मिलेगा। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलेगा, मेटाफर। यहाँ पास आपको इंजन में फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलेगा। मीन्स आप देख सकते हैं कि
जो चिड़िया है वो किस प्रकार से अपना घोंसला कहाँ पास बनाई है, वो पेड़ पे बनाई है। वो मीन्स वो जो चिड़िया वो इंजन है उसके फैमिली का। मीन्स जो छोटे छोटे जो चिड़िया के बच्चे हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं, मीन्स उनके मूवमेंट से पूरा पेड़ जो है वाइब्रेट हो रहा है बेसिकली उनकी चिटर चैटर से। मीन्स उनका जो चिटर चैटर हो रहा है वो पेड़ को एक प्रकार से लाइफ दे रहा है। मीन्स अगर वो चिटर चैटर बंद हो जाता है तो पेड़ फिर से उदास हो जाता है। ये आप इस पोएम में देखने को मिलेगा कि पेड़ में तभी जान आती है जब उसके जो बच्चे रहते हैं, जब वो चिड़िया अपने घोंसले में आती है तो उसके घोंसले पे वो आने से उसके बच्चे जो खुशी महसूस करते हैं, जो चिटरिंग चैटरिंग करते हैं, तो उनके गुनगुनाहट से पूरा पेड़ भी गुनगुना जाता है, पूरा पेड़ भी खिलखिला उठता है, उसके में भी एक प्रकार की जान आ जाती है। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से पोएट ने इस पूरे पोएम को डिस्क्राइब किया है। She took it full, then flits out to a branch in showing her bad face, identify mask. तो यहाँ पर देखिए वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को जो फूट रहे थे उनको फूल करती है। सी टॉक्स इट फूल देन फ्लड्स आउट टू द ब्रांच। फिर वो क्या करती है, फिर उड़ जाती है ब्रांच के एंड में, वो देखती है और फिर उसका फेस जब वो उड़ने लगती है तो पत्तियों से उसका फेस हल्का सा दिखता है। शोइंग हर बार्ड फेस, बार्ड मीन्स हल्का सा छाया के जैसे आप कह लीजिए, उसका फेस जो रहता है पत्तियों का उस पर छाया जाता है तो थोड़ा सा बार्ड फेस आइडेंटिफाई मास्क, उसका जो फेस रहता है कैसा रहता है, बार्ड फेस शो करता है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, बार्ड फेस जो पत्तियों की वजह से बार्ड फेस हो गया है, मीन्स आपको यहाँ पास क्या देखने को मिलेगा, फिर से आपको बार्ड फेस में एक प्रकार का ट्रांसफर एपिथेट देखने को मिलेगा। मीन्स यहाँ पास जो बार्ड फेस यूज़ किया गया है वो यहाँ पास जो यूज़ किया गया है वो एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया गया है। मीन्स यहाँ पास बार्ड फेस की जगह पे बार्ड नहीं होना चाहिए था, बट यहाँ पास एडजेक्टिव की तरह बार्ड को यूज़ किया गया है फेस के लिए, तो यहाँ पास ट्रांसफर एपिथेट आपको देखने को मिलेगा। अब बार बार आप सोचेंगे कि ट्रांसफर एपिथेट होता क्या है। देखिए ट्रांसफर एपिथेट में जो एडजेक्टिव कहीं पर यूज़ नहीं होता है और वो वहीं पर यूज़ हो जाता है, बट मतलब उसको वहाँ पास यूज़ नहीं करना था, पर पोएट अपनी लाइन में उसको यूज़ कर लेता है एक यूनिक वे देने के लिए, तो वहाँ पास आपको ट्रांसफर एपिथेट देखने को मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मान लें कि आपको समझाने के लिए बस मैं बता रही हूँ कि फॉर एग्जांपल हम मान लें कि अगर हम कहते हैं गुलाब जामुन इज़ अ ब्यूटीफुल स्वीट। अब यहाँ पास ब्यूटीफुल तो लड़कियों के लिए यूज़ होता है, बट गुलाब जामुन के लिए हम ब्यूटीफुल यूज़ कर लें तो क्या हो गया कि मीन्स हम गुलाब जामुन को अच्छा कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम गुलाब जामुन को सुंदर कह रहे हैं, बट ये यहाँ पास जो एडजेक्टिव यूज़ हुआ है ब्यूटीफुल वो गलत यूज़ हुआ है, बट नॉर्मली वे में सब कहते हैं। इसी प्रकार से अगर राइटर अपने पोएम को एक अलग वे में ले जाने के लिए इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं जहाँ उनका यूज़ नहीं करना होता, बट वहाँ पास पोएटर यूज़ कर लेता है, तो वहाँ पास वो क्या यूज़ करता है, ट्रांसफर एपिथेट आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार से आपको बार्ड फेस में भी ट्रांसफर एपिथेट देखने को मिल रहा है। फिर हम लास्ट स्टैंजा पे आ जाते हैं। देखिए फर्स्ट वाले स्टैंजा पे डिस्क्राइब किया गया पेड़ की हालत, सेकंड वाले स्टैंजा पे डिस्क्राइब किया किस प्रकार से जब वो चिड़िया आती है अपने बच्चों की चिड़चिड़ाहट से, उसके गनगनाहट से पूरा पेड़ खिल उठता है। अब देन हम लास्ट के स्टैंजा में आ गए हैं। लास्ट वाला स्टैंजा थोड़ा सा दुखद हो गया है। देन विथ एरिक डेलिकेट विसल चिरप विस्पेरिंग सी लॉन्चेस अवे टुवार्ड्स द इन्फिनाइट। अब यहाँ पास देख लीजिए कि एरी मीन्स होता है वियर्ड, मीन्स कहते हैं एरी मीन्स जो यहाँ पास देखा गया है यूनिक। फिर यहाँ पास वो जो विसल रहता है, जो चीरपिंग रहता है, जो रहता है वो ख़त्म हो जाता है। मीन्स यहाँ पास विशल में भी ओनोमोटोपोइक वर्ड देखने को मिलेगा। विशल मीन्स यहाँ पास भी एक साउंड को डिनोट करता हुआ वर्ड दिख रहा है आपको, विशल चिरप में भी एक साउंड डिनोट हो रहा है, तो यहाँ पास भी आपको ओनोमोटोपोइक वर्ड दिखने को मिलेगा। फिर सी लॉन्चेस अवे मतलब वो उड़ने लगती है टुवार्ड्स द इन्फिनाइट, मतलब टुवार्ड्स द इन्फिनाइट यहाँ पास देखिए स्काई को डिनोट कर रहा है। यहाँ पास जो इन्फिनाइट है मीन्स कि वो इन्फिनाइट तक उड़ जाती है। इन्फिनाइट यहाँ पास जो है स्काई को डिनोट कर रहा है। इस प्रकार से आपको यहाँ पास मेटोनिमाई देखने को मिलेगा। मीन्स कि मेटोनिमाई में क्या होता है, किसी वर्ड को दूसरे वर्ड के स्थान पर रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पास इन्फिनाइट को स्काई की जगह पे अगर यहाँ स्काई भी लिखा होता तो भी सही होता, बट यहाँ पास स्काई ही होना चाहिए था। मतलब यहाँ पास देखिए टुवार्ड्स स्काई, तो चिड़िया कहाँ उड़ती है, स्काई में उड़ती है, बट यहाँ पास इन्फिनाइट यूज़ किया गया। इस प्रकार से यहाँ पास जो मेटोनिमाई आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पास स्काई वर्ड की जगह पे इन्फिनाइट यूज़ करने को मिला है, तो यहाँ पास मेटोनिमाई आपको इस वर्ड में देखने को मिलेगा। जैसे कि मेटोनिमाई मोस्टली आपको मीन्स जैसे कि अगर मेटोनिमाई मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच वाले क्लास में बहुत ही अच्छे से मेटोनिमाई क्लियर करवाया है, तो वहाँ पास देख लीजिए
मीन्स कि यहाँ पास किसी वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस करके किया जाए तो वहाँ पास मेटोनिमाई होता है। देखिए कि जैसे कि इन्फिनाइट को, जैसे कि स्काई को यहाँ पास इन्फिनाइट से रिप्लेस कर दिया गया है, तो यहाँ पास इस वर्ड में आपको मेटोनिमाई देखने को मिलेगा। एंड एट द एंड एंड द लेबरनम सबसाइड टू इम्पटी, मीन्स जो लेबरनम ट्री रहता है वो पूरी इम्पटी हो जाती है, मीन्स पहले जैसे शांत स्वभाव की थी वैसे ही वो शांत हो जाती है। इसके चले जाने से जो पक्षी रहती है, जो गोल्ड फिश रहती है, वो चली जाती है। जब वो चली जाती है तो वो पेड़ जैसे पहले शांत था वो वैसे ही शांत हो जाता है। तब तक वो शांत रहेगा जब तक कि वो पक्षी दोबारा उस पर आके अपनी चिड़चिड़ाहट, अपनी चैटिंग अपने बच्चों के साथ स्टार्ट नहीं करती, तब तक ये पेड़ ऐसे ही शांत रहेगा। तो यहाँ पास हमारा ये पोएम ख़त्म हुआ। बहुत ही अच्छी पोएम थी। कौन सी थी? द लेबरनम टॉप, टेड ह्यूग्स के द्वारा। बहुत ही अच्छी थी। तो हमने तीनों ही स्टेंजा को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लिया। तो फर्स्ट वाले स्टेंजा में मैंने पेड़ की हालत को बताया, सेकंड वाले स्टेंजा पे बताया कि किस प्रकार से वो चिड़िया आती है, पूरा पेड़ गुनगुना उठता है, खिल उठता है, और थर्ड वाले स्टेंजा में जब वो चिड़िया चली जाती है तो पेड़ की क्या हालत रह जाती है, वो किस प्रकार से फिर से वो एम्प्टी हो जाता है, किस प्रकार से वो फिर से उदास हो जाता है। यही मैंने इसमें बताया। यही राइटर ने इसमें बहुत ही अच्छे से कितना ब्यूटीफुली पूरा एक्सप्लेन किया है इस पोएम को। तो आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा और मेरी बताने का तरीका अच्छा लगा होगा कि मैंने एक एक लाइन में कैसे आपको एक एक फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही क्लियरली बताया हुआ है। तो अगर आप अपनी तैयारी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे करना चाहते हैं तो पहले वो जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसको बहुत अच्छे से देखिए, उसका अपना खुद नोट्स बनाइए। और आज की मेरी थोड़ी सी भी बातें आपको अच्छी लगी, थोड़ा सा मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा आप वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और चलिए फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।